प्राची पाराशर, राजधर्म देख रहे हैं आप। राजधर्म में सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल की। वो बंगाल जहां ममता राज नहीं बल्कि भगवा राज है। वो बंगाल जहां सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि बीजेपी की सरकार में वहां योगी मॉडल लागू हो चुका है। 9 दिन में बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने ऐसा क्या किया कि कट्टरपंथियों में खलबली मची हुई है। उग्र भीड़ कोलकाता की सड़कों पर बवाल करने उतर आई है। कोलकाता से लेकर आसनसोल तक पुलिस पर पथराव हो गया है। ममता बनर्जी क्यों भड़की हुई हैं? मुसलमानों को कौन भड़का रहा है? बंगाल का माहौल कौन खराब करना चाहता है? शुवेंदु के फैसले से कौन नाराज है? ये सब कुछ आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कल कोलकाता में हिंसा वाली जगह पहुंच गए हैं सीएम शुवेंदु अधिकारी। थोड़ी देर पहले शुवेंदु अधिकारी पार्क सर्कस के उस स्पॉट पर पहुंचे जहां कल उपद्रवियों ने नमाज को लेकर जमकर उत्पात मचाया था, पुलिस वालों पर पथराव किया था। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये पूरा बवाल प्लानिंग के साथ किया गया है। घटना से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले गए। शुवेंदु ने दंगाइयों और पत्थरबाजों को लास्ट वार्निंग दे दी है। शुवेंदु ने पुलिस अधिकारियों को भी फ्री हैंड दे दिया है। कहा है कि पहले ममता सरकार में पुलिस डरकर काम करती थी, लेकिन अब बंगाल बदल गया है। अब अगर कोई पुलिस पर हमला करेगा तो उसका हिसाब होगा। बंगाल में अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बंगाल में थोड़ा आदत इनको बढ़ गया था कि हम लोग को कुछ नहीं करेगा। सरकार पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। पुलिस कानूनी तरीके से करेगा। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा। ये सब दिन होती, पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी एक मैसेज चला जाना चाहिए कि ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। इट्स ए प्लान फॉर इंसिडेंट because some person before incident they posted it through social media. Police is investigating within 6 months. आप देख लेना, कलकत्ता पुलिस सबसे अच्छा पुलिस बन जाएगा। उनको सपोर्ट देना चाहिए। हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। अब पुलिस के मुताबिक कट्टरपंथी कोलकाता में दंगा करने की फिराक में थे, लेकिन उनकी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। हुआ यूं कि कल दोपहर बाद मुस्लिम समुदाय की भीड़ अचानक सड़कों पर उतर आई थी, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके उपद्रवियों को खदेड़ दिया। बंगाल में 15 साल से तुष्टीकरण चल रहा था। सारी पॉलिसी मुस्लिम समाज को देखकर बनाई जा रही थी। अब शुवेंदु अधिकारी ने सबके लिए एक तरह के नियम बना दिए तो मुस्लिम समाज सड़क पर उतर आया। शुवेंदु सरकार पर भेदभाव करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नई सरकार में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसी के विरोध में कोलकाता में प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन जब पुलिस इन्हें समझाने पहुंची तो प्रदर्शन कर रहे भाईजान की भीड़ ने पुलिस पर ही अटैक कर दिया। और जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो प्रदर्शनकारी विक्टिम कार्ड खेलने लगे। मारेगा, मारी से मेरा मामी को लाठी चार्ज कीजिए। देखिए क्या कीजिए, मार के ऑफिसर लोग मारा है। हाँ, पुलिस लोग मारा है। लेडीज लोग को मारा, मेरा बहन लोग को मार के सर फाड़ दिया। सब हॉस्पिटल पे है। काला कानून चल रहा है। यहाँ पर लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? प्रोटेस्ट इसलिए खास कम्युनिटी पर एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ पर टारगेट करके एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस आई, आप लोगों से बातचीत नहीं करी? पुलिस बातचीत से पहले धमका रहे हैं। यहाँ पर बातचीत करें, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर काला कानून चल रहा है। कैसा काला कानून? क्या? बिल्कुल, जो चाहे खास कम्युनिटी पर टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर लोगों पर। क्यों? मुसलमान इस देश का क्या नागरिक नहीं है? बिल्कुल, यहाँ रेसिडेंस के तक घुस करके मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है, औरतों को ढकेला जा रहा है। हंगामे और झड़प के बाद अब पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि कोलकाता में दंगा फैलाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था। पुलिस अब इन लोगों की पहचान में जुटी है। पुलिस के आला अफसर इलाके में मार्च कर रहे हैं। शुवेंदु सरकार का बुलडोजर चलाना और इसके अलावा कई सारे डिसीजन के खिलाफ
रविवार को धरना प्रदर्शन दे रहे थे मुसलमान समुदाय के काफी सारे लोग इसी पग सर्कस पे। और पुलिस के द्वारा जो जानकारी हासिल हो पाया है वो है कि सोशल मीडिया के जरिए एक मैसेज सर्कुलेट हुआ कि सभी पग सर्कस में आए और आते हुए वो विरोध जताए। तो उसी के मुताबिक उस सोशल मीडिया के मैसेज को देखते हुए लगभग 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर आ गए और आने के बाद ये जो रास्ता है पग सर्कस से होते हुए सीधा शियालदा की तरफ जाता है, इस रोड को ब्लॉकेट करने की कोशिश आंदोलनकारियों ने किया। और उसके बाद जैसे कि देखा गया पुलिस के तरफ से उन्हें बाधाएं डाला गया कि रोड ब्लॉकेट और ये जो इकट्ठा हुए हैं लोग ये गैर कानूनी है। तो उसके बाद पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, 3 पुलिसकर्मी उसमें घायल भी हो गए और उसके बाद पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज करके इस इलाके को खाली कर दिया गया। और जैसे कि देखा गया लोगों ने लगातार पुलिस के ऊपर पथराव करते गए, पुलिस उस वजह से लाठी चलाने में मजबूर हो गया और पुलिस को लाठी चला के ही इस इलाके को खाली करना पड़ा। आज जैसे कि देखा जा रहा है आज भी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया गया है, RAF जैसे कि तैनात है, इसके अलावा सेंट्रल फोर्स, कोलकाता पुलिस के तमाम अधिकारी और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है ताकि और किसी तरह से अशांति ना फैले। पूरी इस घटना में अभी तक कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के ऊपर पथराव करना, इलीगल तरीके से गैदरिंग होने, ऐसा मामले पे कई सारे लोगों को पुलिस की तरफ से हिरासत में ली गई है और उससे पूछताछ किया जा रहा है कि इसका मास्टरमाइंड क्या है, इसके पीछे क्या मकसद था उन लोगों का कि क्या रास्ता ब्लॉकेट करना या फिर सरकारी जो संपत्ति है उन्हें नुकसान पहुंचाना, जैसा ऐसा कुछ उन लोगों का मोटिव था या नहीं, इस बारे में पूछताछ किया जा रहा है। और आज सुबह के विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पग सर्कस है और पग सर्कस में यहाँ पर वाटर कैनन यहाँ पर रखी गई है, इसके अलावा रैफ के अलग अलग गाड़ी यहाँ पर रखी गई है और पुलिस कर्मी भी यहाँ पर तैनात रखी गई है ताकि किसी भी तरह से अशांति फिर से ना फैले। शुवेंदु अधिकारी को बंगाल का सीएम बने 225 घंटे हो चुके हैं और इन 225 घंटे में शुवेंदु सरकार में वो काम हुए हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बंगाल में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। बंगाल में अब खुले में जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। आज से हर सरकारी स्कूल में वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया गया है। धार्मिक स्कूलों में लाउड स्पीकर अब लाउड नहीं बजेंगे। कटमनी, टोलाबाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध स्लॉटर हाउस बंद कर दिए गए हैं। कोलकाता और हावड़ा समेत पूरे बंगाल में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बंगाल में योगी मॉडल में फैसले लागू किए जा रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति की जगह प्रशासनिक सुधार और गुड गवर्नेंस पर फोकस है। यानी बंगाल में अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चल रहा है और अपराध करने वालों का हिसाब भी हो रहा है। बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। वही फर्क साक्षात जहाँ रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था उसको उतार दिया गया, ये हम भूले नहीं है, सबका हिसाब होगा। ममता राज में जो चलता था वो अब शुभेंदु सरकार में नहीं चलेगा। इतनी सी बात उपद्रवी नहीं समझ रहे और अब उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। आसनसोल में पुलिस चौकी पर हमला करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पुलिस चौकी पर हमला करने वाले 25 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 15 मई को मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने को लेकर आसनसोल के रेलपार इलाके में बवाल हो गया था। दंगाइयों की भीड़ ने जहांगीर मोहल्ले की पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था। पुलिस चौकी पर पथराव करके भीड़ ने उसे तहस नहस कर दिया है। अब इस मामले में नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें उग्र भीड़ पुलिस से भिड़ती नजर आ रही है। पुलिस ने सीसीटीवी से पहचान करके 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 7 को रिमांड पर लिया गया है और 19 को जेल भेज दिया गया है। पुलिस के ऊपर आक्रमण करके, पत्थरबाजी करके, सरकारी प्रॉपर्टी को भांगचूर करके अगर कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी जाति के लोग हो, कोई भी वर्ण के लोग हो, अगर आप लोग सोचते हैं कि ये सरकार डर जाएगा और आइन हम लोग ठीक है आप लोग को आइन नहीं मानना पड़ेगा, ये आप लोग गलत सोच रहे हैं। जो आइन है वो भारत के आइन है, वो सबको मानना पड़ेगा। आज भारतीय न्याय संहिता में आइन है कि आप 50 डेसिबल के ऊपर आवाज़ नहीं बजा सकते हैं।
आपको वो मानना पड़ेगा। आप मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, टीएमसी हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, आपको मानना पड़ेगा। रास्ते में आम पब्लिक का असुविधा करके आप कुछ काम करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, पब्लिक का असुविधा होगा। हम लोग धर्म, पार्टी, जाति ये नहीं देखने जाएंगे। बंगाल अब कानून के हिसाब से चलेगा। सीएम शिवेंदु कह चुके हैं कि अब बंगाल में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज तय लिमिट से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन बंगाल में एक बड़े वर्ग को इन सब चीजों की आदत नहीं है। वो अभी भी पुराने दौर में जी रहे हैं और जब पुलिस उनके पास कानून का पालन करवाने पहुंच रही है तो वो पुलिस पर ही हमला कर दे रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी जानबूझकर ऐसे तत्वों को भड़का रही है ताकि बंगाल का माहौल खराब किया जा सके। पक्षाकाश में और आसनसोल में जो सांप्रदायिक घटना हुआ, ये पूरा साजिश है तृणमूल कांग्रेस का। मैं बहुत पहले ही कहा था, तृणमूल कांग्रेस जब देख रहा है और कोई चारा नहीं है, ये लोग अभी सांप्रदायिक तनाव बंगाल में फैलाने का कोशिश कर रहा है। इसीलिए जितना भी फैलाने का कोशिश करे, सरकार सजग है, पुलिस सजग है और जनता भी सजग है, जागरूक है। इसीलिए तृणमूल का फाद में कोई नहीं आएगा। मैं इसीलिए सारे समुदाय का लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, जो शांति बना के रखिए, तृणमूल का बहकाव में मत आइए। अब बंगाल में सरकार बदलते ही बदलाव साफ दिखने लगा है। शिवेंदु ने सीएम बनते ही बंगाल में योगी मॉडल लागू कर दिया है। पूरे बंगाल में इस समय फुल स्पीड से बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अवैध कब्जे पर पीला पंजा चल रहा है। कोलकाता से सटे हावड़ा में स्टेशन के बाहर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास अवैध तरह से बनी दुकानों और फुटपाथ कब्जा करके उस पर चलाए जा रहे बिजनेस को तोड़ा गया। बंगाल में ताबड़तोड़ हो रहे बुलडोजर एक्शन ने सबको सख्ते में डाल दिया है, क्योंकि ऐसा मंजर वहां पहली बार दिख रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ कोई सरकार इस तरीके की कार्रवाई अभी तक पश्चिम बंगाल में नहीं करती थी, लेकिन अब ये कार्रवाई हो रही है। बंगाल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है तो दर्द ममता बनर्जी को हो रहा है। ममता बनर्जी बुलडोजर एक्शन पर भड़की हुई हैं। कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल बुलडोजर पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखता। ममता ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि घरों से लेकर फुटपाथ तक गरीब लोग राजनीतिक अहंकार की कीमत चुका रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस की धरती को डर, ताकत और आम नागरिकों के घरों पर बुलडोजर चलाकर नहीं चलाया जा सकता। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बुलडोजर बंगाल का कल्चर नहीं। उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बंगाल में बदले वाली सियासत हो रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि बंगाल में बदलाव हो रहा है। ममता राज में जितने भी गैर कानूनी निर्माण बने हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। शिवेंदु सरकार अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। बंगाल में अल्पसंख्यक विकास फंड की मॉनिटरिंग होगी। ममता सरकार में बने कास्ट सर्टिफिकेट की जांच भी की जाएगी। नेताजी को कब सम्मान दिया ममता बनर्जी ने? कोई मुनि ऋषि को सम्मान दिया? ना कम्युनिस्ट दिया, ना तृणमूल कांग्रेस दिया। आज जब विनाश काल सामने आया तब नेताजी को याद आया। आपने जो जितना गैर कानूनी तरीका से लोग बैठाया और उसी का परिणाम आज पश्चिम बंगाल का ऐसा भयानक स्थिति बन गया। इसीलिए सारे साफ सुथरा करने का काम जनता हम लोगों को दिया, हम साफ सुथरा करेंगे। 9 दिन के अंदर ही शिवेंदु ने अगले 5 साल का रोड मैप दे दिया है। बंगाल के अंदर अब कटमनी, जबरन वसूली, टोलाबाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अब खुलकर अपराधियों और हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी। टीएमसी के जो नेता इस काम में शामिल थे और पुलिस उन पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करती थी, वो अब एक एक करके कानून के शिकंजे में दबोचे जा रहे हैं। बंगाल में कटमनी और अवैध वसूली के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। आसनसोल से टीएमसी के श्रमिक नेता राजू अहलुवालिया को अरेस्ट किया गया है। टीएमसी नेता पर बस, ऑटो और टोटो स्टैंड से अवैध रूप से कटमनी वसूलने का आरोप है। टीएमसी नेता को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखा है कि हम हमेशा तुलाबाजी के विरुद्ध में आवाज उठाते थे, दुर्नीति के विरुद्ध आवाज उठाते थे, और आज जो आवाज उठाता था उसी को तुलाबाजी के विरुद्ध में धोखा के लेके चला है। तो किसके विरुद्ध में क्या करेंगे? ये तो षड्यंत्र है। तो हमको तो न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय उसका विचार करेगा। किसके षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र है।
अब टीएमसी के नेता इसे बेशक राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हों, लेकिन शुवेंदु अधिकारी की जो सरकार है उसका विजन एकदम क्लियर है कि कटमनी करने वाले, टोलाबाजी करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक यही आरोप ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर लगते रहे, टीएमसी पर लगते रहे, टीएमसी सरकार पर लगते रहे कि उनकी सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल में कटमनी का कल्चर रहा है। और कटमनी करने वाले कौन हैं? स्थानीय टीएमसी के नेता हैं, जिन पर एक एक करके अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पश्चिम बर्धमान में भी एक्शन हुआ है। रंगदारी और सिंडिकेट चलाने के आरोप में अंडाल से तृणमूल बूथ अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी बूथ अध्यक्ष पर जबरन वसूली और कोयला सिंडिकेट से जुड़े होने का आरोप है। पुलिस बड़े नेटवर्क की जांच कर रही है, पता लगा रही है कि इसके पीछे कौन कौन है। बंगाल में सत्ता बदलने के बाद प्रशासन का एक्शन जारी है। नदिया में कृष्णानगर एक पंचायत समिति के एग्रीकल्चरल वर्किंग डायरेक्टर सरजीत बिस्वास को रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रविवार को कोर्ट में पेशी के बाद उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया था। बताया जा रहा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद सरजीत पर चुनाव के बाद हुई हिंसा में शामिल होने के आरोप लगे थे। वहीं टीएमसी के राज में लंबे समय तक पंचायत प्रधान भी रहा। अभी कृष्णानगर एक पंचायत समिति के एग्रीकल्चरल वर्किंग डायरेक्टर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सरजीत पर दिगनगर में कई फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों से पैसे लेने के आरोप हैं। इसको लेकर रंगदारी के आरोप में थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सरजीत को गिरफ्तार किया है। सीएम शुवेंदु ने पुलिस को खुली छूट दे दी है। पुलिस अब बिना डरे टीएमसी दफ्तरों में रेड कर रही है। कोलकाता के सॉल्ट लेक में टीएमसी दफ्तर पर पुलिस ने रेड की। छापेमारी में तृणमूल पार्टी कार्यालय से 100 से अधिक आधार कार्ड और सरकारी जमीन की अवैध खरीद बिक्री से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आधार कार्ड किसके हैं, किसने बनवाए। सॉल्ट लेक इलाके में विधाननगर नगर निगम के वार्ड नंबर 36 के अंतर्गत बसंती देवी कॉलोनी में टीएमसी का ये ऑफिस है। यहाँ पे बहुत दिनों से कंप्लेन हो रहा था, मतलब किया था हम लोगों को, तो वो लोग तो रूलिंग में थे, किसी को कोई तो कुछ मतलब था नहीं कि साहस था नहीं कि मतलब उनको कुछ बोले या फिर कुछ कंप्लेन करे। तो हम लोग जब 4 तारीख को हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने और जो आम पब्लिक जो है सब लोगों ने 4 तारीख को ताला मारा था यहाँ पे। अभी जब हमने खोला तो देखा कि 100 से ज्यादा आधार कार्ड, फिर जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो मतलब पुकुर हो गया, भेड़ी हो गया, वो जब वो बुझा के ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। जो उसका जो डॉक्यूमेंट्स था वो भी मिला, जो एग्रीमेंट का पेपर था वो मिला। बंगाल के बीरभूम से भी बड़ी कार्रवाई हुई है। बीरभूम के किरनाहर में बड़ी संख्या में वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। इलाके के लोगों ने बीरभूम के नानूर के किरनाहर में एक मैदान में बड़ी संख्या में वोटर कार्ड पड़े दिखे। मैदान के बगल में ही पूर्व बीएलओ हिरण्य प्रभा मेटे माजी का घर है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और ये वोटर कार्ड कहां से आए ये पता लगा रही है। तो ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। ग्राउंड से ये वोटर आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये वोटर कार्ड कहां से आई। सैकड़ों वोटर कार्ड का मतलब क्या है। पास में एक पूर्व बीएलओ का घर भी है, उससे भी पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि इन वोटर कार्ड्स का इस्तेमाल क्या किया जाता रहा है। और अब जब सरकार बदल चुकी है, सत्ता बदल चुकी है पश्चिम बंगाल में और सरकार के काम करने का स्टाइल भी बदल चुका है, तो क्या किसी मुसीबत से बचने के लिए इन वोटर आईडी कार्ड को ऐसे ही फेंक दिया गया है। अब इन तमाम बातों पर जांच भी की जा रही है। पुलिस पूछताछ करके पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वोटर आईडी कार्ड इतनी बड़ी संख्या में आखिरकार इस मैदान में कैसे पहुंचे, इसका मतलब क्या है, ये किसके वोटर आईडी कार्ड हैं, क्या ये फर्जी वोटर आईडी कार्ड हैं या फिर ये संबंधित लोगों के वोटर आईडी कार्ड हैं जिन तक ये पहुंचाए जा सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। खेत में ये सैकड़ों वोटर कार्ड जो हैं वो पड़े हुए मिले। वोटर कार्ड को लेकर लोगों ने शिकायत की। पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल अब छानबीन की जा रही है।
तो ये बीरभूम से तस्वीर सामने आई है। अब देखिए, लोग इन वोटर आईडी कार्ड को देखकर थोड़े सख्ते में भी हैं, थोड़े हैरान भी हैं, और पुलिस को इस बात की सूचना दे दी गई है कि आखिरकार ये वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर कैसे आए। पुलिस छानबीन कर रही है, पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक जहां पर ये खेत है, जहां ये वोटर आईडी कार्ड बिखरे हुए पड़े हैं, वहां पूर्व बीएलओ का घर भी है। अब पूर्व बीएलओ से भी पूछताछ की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये वोटर कार्ड किसके हैं और ऐसे इन्हें खुले में डालकर आखिरकार किस मुसीबत से बचने की कोशिश की गई है। पश्चिम बंगाल में अब सीएम शुवेंदु अधिकारी का जनता दरबार लग रहा है। अब पब्लिक से डायरेक्ट सीएम शुवेंदु बात करेंगे। वैसे तो ये 1 जून से शुरू होना था, लेकिन जनता दरबार आज से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री सीधे लोगों की समस्याएं और परेशानियां सुनेंगे। ক্যাবিনেটের বৈঠক রয়েছে, তার আগে বিজেপি সরকারের দপ্তরে আমরা দেখছি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। यहाँ पे तो शुरू हुआ है, मुख्यमंत्री जी मंडे बैठेंगे पार्टी का कार्यालय में, सबका बात सुनेंगे। बहुत सारा संगठन से बहुत सारा लोग, कार्यकर्ता लोग यहाँ पे आए हैं, अपना अपना समस्या बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने सरकारी लेवल से जितना हो सकता है बस उसका सलूशन समाधान करने का कोशिश किया और रास्ता भी दिखाया। यहाँ पे तो पार्टी ऑफिस में तो मेनली पार्टी का कार्यकर्ता लोग, इतना सालों से जो लोग हैं, बहुत सारा हमारा विचारधारा का लोग, सब लोग यहाँ पे आएंगे। बाकी तो बहुत सारा जगह में होगा, बाकी लोग भी, संगठन लोग भी आ रहे हैं। यहाँ पे शुरू हुआ है, जो लोग ऐसा आ रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री जी के साथ अपना समस्या का बात कर पा रहे हैं। कोई भी इलीगल चीज माननीय मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं, whether it's toll tax, whether it is illegal sand mining, whether it is illegal coal mining, whether it is illegal cattle smuggling, कोई भी अनैतिक इलीगल काम हम लोग नहीं करने देंगे। लेकिन जैसे इलीगल बिल्डिंग कोई पेपर नहीं है, फायर लाइसेंस नहीं है, ट्रेड लाइसेंस नहीं है, लेकिन उसमें कमर्शियल एक्टिविटी चल रहा है, ये तो हम लोग करने नहीं देंगे। हम लोग जरूर टाइम देंगे, पहला दिन से बोले हैं। जो करना है आप अगर कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो करके ठीक रास्ते में आ सकते हैं तो कर लीजिए, हम लोग टाइम देंगे। लेकिन जो बिल्डिंग कुछ भी नहीं किया जा सकता, जैसे तिलजला का बिल्डिंग, इतना नैरो सीढ़ी है कि 2 जन भी ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इस बिल्डिंग का अगर हम लोग एक्शन कुछ ना ले तो आगामी दिन में वो बिल्डिंग गिर सकता है। अगर आग लगेगा तो लोग मरेगा, और आपका बिल्डिंग के साथ साथ आसपास में बिल्डिंग के जो लोग रहे उसका भी डेंजर है। तो इसको तो कुछ डिसीजन हम लोग को लेना है। अब आपको बताते हैं कि नीट पेपर मामले को लेकर किस तरीके के खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई इसमें ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के बाद आरसीसी कोचिंग के प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर को सीबीआई ने हिरासत में लिया है। पिछले 2 दिनों से लगातार सीबीआई मोटेगांवकर से पूछताछ कर रही है और आज पुणे से उन्हें हिरासत में लिया गया है। करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन और पेपर लीक नेटवर्क की जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि नीट पेपर लीक नेटवर्क में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। आरसीसी कोचिंग की एक छात्रा के पिता ने लातूर एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई कि जो सवाल नीट परीक्षा में आए वही सवाल पहले से छात्रों को बताए गए थे। अब शिवराज मोटेगांवकर ने कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। मोटेगांवकर इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केमिस्ट्री का पेपर बहुत आसान था क्योंकि ज्यादातर सवाल मॉक टेस्ट से सवाल आए थे। वहीं एक टीचर तो यह भी कह रहा है कि मोटेगांवकर सर पर भगवान की कृपा है क्योंकि जो मॉक टेस्ट के सवाल थे वही एग्जाम में आए। वीडियो देखिए। सर इस बार का पेपर मतलब हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज में कराया, अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे तो टेस्ट सीरीज से ही आ रहे होंगे। दूसरा पॉइंट आप देखोगे सर तो आप देखोगे ना अपने यहाँ लेबल कितना अच्छा किया जाता, फाउंडेशन के जो हम लोग फाउंडेशन में पढ़ाते हैं उसके क्वेश्चन आपको दिखेंगे। और जैसे मोल कॉन्सेप्ट का बुकलेट का डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया, लीटर की जगह डीएम क्यूब लिख दिया और बच्चों को डीएम क्यूब को मतलब मालूम होता है लीटर, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आए हुए। अगर बच्चे ने बुकलेट कर लिया और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कर लिया, मुझे नहीं लगता कि कुछ और करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अपने यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे आउट ऑफ 180 में केमिस्ट्री में तो 100% श्योर हैं, मुझे ऐसा लगता है, अगर बच्चों ने सिली मिस्टेक नहीं किया होगा। थैंक यू सर, थँक्यू डीवाय सर, थँक्यू सो मच। माझ्यासोबत आदरणीय प्रशांत सर आहे। प्रशांत सर प्लीज आजच्या पेपरचे फीडबॅक सांगा प्लीज।
पेपर काफी इजी गया। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि लातूर ट्यूशन एरिया में सबसे अच्छा जो स्कोर आएगा केमिस्ट्री का वो आरसीसी से ही आने वाला है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि 1-2 आएगा, बल्क में रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जितना हम लोगों ने टीम आरसीसी में प्रयास किया है, मैं तो ये देख पा रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन जो है जो हमने मॉक टेस्ट में दिया था, जो टेस्ट सीरीज में दिया था, वही क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है। पूरे क्वेश्चन वही है। थँक यू प्रशांत सर. माझ्यासोबत आदरणीय मयंक सर पण आहेत. मयंक सर प्लीज. तो आज का जो हमारा नीट का एग्जाम रहा है वो बहुत ही इजी आरसीसी के बच्चों के लिए जाएगा। रिस्पेक्टेड मोटेगांवकर सर की गाइडेंस में जो टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन बनाए थे, जो मॉक टेस्ट से क्वेश्चन बनाए थे, एज इट इज क्वेश्चन बनाए हैं। लोग कहते हैं कि मोटेगांवकर सर पर भगवान पांडुरंग की साक्षात कृपा है, और ये हर बार जितनी बार एग्जाम होता है उतनी बार ये प्रूव हो जाता है कि जो एम सर कहते हैं वही होता है। एक क्वेश्चन ऐसा है लेसिंग टेस्ट का, जो सर ने राउंड मारते हुए कहा है कि मुझे ऐसा स्वप्न आ रहा है कि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, और वाकई में वो आया है। तो ये साक्षात भगवान पांडुरंग की कृपा है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा आज के पेपर के बारे में कि डेफिनेटली आरसीसी टीम जो है उसने रॉक कर दिया। हमारे बच्चे भी रॉक करने वाले। पूरे ट्यूशन एरिया में, अक्खा महाराष्ट्र में हमारा जो रिजल्ट है वो नंबर 1 रहने वाला है। जैसे हर बार रहता है, इस बार भी अच्छा रहने वाला है। पेपर पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा आसान था, और मैक्सिमम जो मैंने अभी क्वेश्चन देखे, अभी हम एनालाइज करने पे लगे हुए हैं पूरी आरसीसी टीम। मैक्सिमम अगर 17 क्वेश्चन आए तो उसमें से 12, 13, 14 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के हमारे टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। मजा आ गया। ग्रेट. अब सीबीआई को मोटेगांवकर पर शक इन सोशल मीडिया वीडियोस के बाद घेराया। एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो फिजिक्स के टीचर से बात करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में भी यही कहा जा रहा है कि जिनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई गई वही एग्जाम में आए। अभी पूरा इंडिया में ये टॉक आ रहा है कि फिजिक्स की पेपर मॉडरेट है, लेकिन काले आरसीसी बच्चे ये बोल रहे हैं कि बहुत इजी है पेपर, क्योंकि पिछले लास्ट 10-15 टेस्ट सीरीज की पेपर्स जो है हमारा, उसी से एज इट इज क्वेश्चन आया है। सिर्फ न्यूमेरिकल मैच होना सभी कर सकते हैं, लेकिन खासियत ये है कि आरसीसी मटेरियल का थियरी क्वेश्चन भी एज इट इज मैच हुआ है हमारा। एसर्शन, रीजन, मैच द कॉलम, ये स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट वाला भी एज इट इज मैच हुआ है। हाँ, इजी पेपर होने की वजह से थोड़ा सा कुछ एक आध ट्रिकी क्वेश्चन है जहाँ पे बच्चे सिल्ली मिस्टेक कर सकते हैं, अदरवाइज पेपर बहुत अच्छा गया है। छान, थँक यू. म्हणजे या इस साल मेरिट बढ़ेगा? मेरिट बढ़ेगा सर, बिल्कुल। अराउंड 580 to 610 एक्सपेक्ट। आपके फेस में कितने क्वेश्चन टफ थे? फिजिक्स में टफ एक ही क्वेश्चन है, मतलब टफ मतलब वो लेंदी है, टफ भी नहीं है, लेंदी है कैलकुलेशन। मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम आरसीसी स्टडी मटेरियल? आरसीसी स्टडी मटेरियल, आरसीसी पेपर्स। सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं, वो क्वेश्चंस अपना बुकलेट में भी है, रिपीटर की बुकलेट में भी है, और अपनी टेस्ट सीरीज में भी है वो सब। मतलब तीन बार जगह है। जब मैं क्लास में घूमता था बच्चों को, मैं बोलता था वो बेटा बायो और केमिस्ट्री तो आएगा, फिक्स है। एक फिजिक्स कैसा न्यूमेरिकल पार्ट है, कारण 2025 का पेपर देख के पूरा शॉकिंग था वो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। नहीं, कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट। पूरी फिजिक्स की टीम बहुत हैप्पी है। ग्रेट. थैंक यू वेंकट सर, थैंक यू सो मच. खूब आनंदी आहात सर. बहुत ही अच्छा पेपर है, और हमारे बच्चों के लिए तो ये पेपर कुछ ज्यादा ही इजी रहा होगा। सर, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि लास्ट में आरसीसी क्या करता है, बिल्कुल एग्जाम से एक हफ्ते पहले बच्चों को एक पूरा ग्राफ की शीट देता है, जिसमें एनसीईआरटी के पूरे ग्राफ्स हम कवर करके बच्चों को देते हैं। सर, 3 क्वेश्चन एज इट इज उन ग्राफ से उठ करके आए हैं जो हमने 1 घंटे में बच्चों को पढ़ाया। मतलब उस 1 घंटे में बच्चा 12 नंबर का स्कोर जो है अपना सिक्योर करके यहाँ से गया है। तो बहुत ही अच्छा पेपर गया है, आरसीसी के पूरे पक्ष में पेपर है, और बहुत ही अच्छे से हमारे बच्चों ने उसमें परफॉर्म भी किया। सर जी, क्या म्हणता सर, काय म्हणता फिजिक्स का पेपर? आप तो बहुत हार्ड लेवल क्वेश्चन करवा के इस बार का पेपर बहुत इजी आया। जैसे लास्ट ईयर मुश्किल आया वैसा बिल्कुल नहीं आया, और इससे पहले जैसे आता था नॉर्मल सिंपल वैसा ही आया इस बार पेपर। और हम लोगों ने अच्छी बात क्या है कि हमने जो टेस्ट सीरीज अरेंज किया था सर, वो ऐसा टेस्ट सीरीज था कि एग्जाम से 15 दिन पहले जो भी टेस्ट लिया हमने मुश्किल क्वेश्चन डाला उसमें। बच्चे एकदम परेशान थे, बहुत मुश्किल। और उसके बाद लास्ट में जो 15 दिन में जो हमने टेस्ट लिया वो बहुत ईजी रखा पेपर, जो नीट स्टैंडर्ड का रखा, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कैसा आ जाएगा पेपर। इसलिए हमने आरसीसी की तरफ से दोनों लेवल का तैयारी करवाया था। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लेवल पेपर दिया, बच्चे के मार्क्स कम आ रहे थे, बच्चे डिमोटिवेट हो रहे थे, फिर भी हम लोगों ने उसे बार बार मोटिवेट किया कि कुछ भी हो जाए, पेपर अनसर्टेन है, कुछ भी आ सकता है। तो दोनों सिचुएशन के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड थे, चाहे मुश्किल आ जाए तब भी रेडी थे हमारे स्टूडेंट, इजी आ जाए तो उसके लिए भी एंड में हमने वैसा पेपर लिया था, और बिल्कुल वैसा ही आ गया, सिंपल।
अब छात्रों को पढ़ाते हुए शिवराज मोटेगांवकर का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो छात्रों को सवाल के आंसर रटवाते नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी भी बोल रहे हैं कि मोटेगांवकर सर ने देर रात जो रिवीजन लिया, इस रिवीजन का हर साल फायदा होता है, इस साल भी होगा ऐसी उम्मीद है। अंदेशा है कि रिवीजन के दौरान बच्चों को लीक पेपर के सवाल याद कराए गए होंगे। फॉर्म्युला सांगा। पहिल्यांदा काय करायचं? धुया. काय करायचं? Na2CO3 तापवा. काय मिळालं पहिल्यांदा? सोडियम क्रोमेट. क्रोमेटचं काय होते पुन्हा? डायक्रोमेट. पुन्हा KCl वापरलं काय होणार? पोटॅशियम डायक्रोमेट. सांगा क्रोमेटचं मला डायक्रोमेट करायचंय. ऍसिडिक का बेसिक? डायक्रोमेटचं क्रोमेट कसं लक्षात ठेवला? 4 आणि 1 5, 7 आणि 2 9, 7 पेक्षा जास्त बेसिक, 7 पेक्षा कमी। साकेत राय मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। साकेत, एक के बाद एक जितने वीडियोस हमने अपने दर्शकों को दिखाए, टीचर्स का कॉन्फिडेंस देखकर तो समझ में आ रहा है कि इन्हें शायद पहले से पता है कि पेपर में क्या आने वाला है, इसलिए अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं और बच्चों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या भूमिका है इस कोचिंग की? बिल्कुल प्राची, देखिए अब तक की सीबीआई की जो जांच हुई है उसमें ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि शिवराज मोटेगांवकर पर कोई भगवान की कृपा नहीं थी, बल्कि पीवी कुलकर्णी की कृपा थी। पीवी कुलकर्णी ही केमिस्ट्री के टीचर हैं और इस पूरे घटनाक्रम में सीबीआई ने उन्हें अपना मास्टरमाइंड बताया है। तो इस मामले में अगर आप देखें तो लातूर से पीवी कुलकर्णी का लिंक और मोटेगांवकर का लिंक सीधे तौर पर कनेक्ट होता हुआ नजर आया। गिरफ्तारी में जो भी बातें सीबीआई की तरफ से कही गई हैं उसमें भी साफ तौर पर यह मेंशन किया गया है कि शिवराज मोटेगांवकर सीधे तौर पर पेपर लीक के मामले में शामिल था। उसके फ़ोन में एग्ज़ाम के लगभग 10 दिनों पहले से ही जितने भी क्वेश्चंस थे वो आने वाले थे। यानी कि ये जो पूरा पेपर सेट हुआ, ये जो टीचर बात कर रहे हैं कि 15 दिन 20 दिन पहले जो रिवीजन हुआ उन्हीं में से क्वेश्चंस आए। यानी कि साल भर जो देश के अन्य राज्यों में बच्चों ने मेहनत की वो पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। 15 दिन की मेहनत और 15 दिन में ये पूरा पेपर सेट करके शिवराज मोटेगांवकर अपना क्लासेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था। आरसीसी इंस्टीट्यूट की भी अगर प्राची बात की जाए तो आप इसकी अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल देखें तो 6000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। ये एक टीचर की तरह नहीं बल्कि एक सोशल मीडिया एनालिस्ट और सोशल मीडिया पर खुद को प्रमोट करने की तरह से एक टीचर काम करता हुआ शुरू से ही नज़र आता रहा है। अब और जो भी लातूर में भी जिस तरीके की भूमिका अपनाई गई, जिस तरीके से इसकी मार्केटिंग की गई, उस मार्केटिंग के तहत भी आप देखिए कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को बार बार एज पर रखने की कोशिश की गई। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पीवी कुलकर्णी इतने सालों से पेपर सेट कर रहा था, तो ऐसे में कितने सालों से वो जो है वो शिवराज मोटेगांवकर को ये सारे क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड कर रहा था। जांच एजेंसियों की जो अब जांच है वो भी अगर आप देखें तो पूरे देश में ये फैल जाएगी, क्योंकि आरसीसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए बच्चे 40,000 से ज़्यादा हैं। तो किन बच्चों तक ये पेपर पहुंचा, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि लातूर में इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए जितने भी पेरेंट्स थे उन्होंने 5 से 10 लाख रुपए में बच्चों के लिए पेपर्स खरीदे हैं। तो एक तरफ पेपर खरीदने का नेक्सस और दूसरी तरफ खुद को भगवान और एक तरीके से माफिया जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश। तो अपने आप में साकेत, यही बड़ी बात है, वीडियोस में पहली बार ऐसा हुआ है थपथपाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि शिवराज मोटेगांवकर पर भगवान की कृपा है। वो जो कहते हैं वही पेपर में आ जाता है। ये भगवान की कृपा नहीं, ये तो किसी अंदर वाले व्यक्ति की कृपा है जिसकी वजह से इनको पेपर पहले से पता है और उस पेपर को बाकायदा अपने बच्चों को बड़े शातिर तरीके से रटवाया जाता है और फिर अपनी पीठ थपथपाई जाती है। एक बार फिर से सुनवाते हैं कि जो जो मॉक टेस्ट में रटवाया जा रहा था वही पेपर में आ रहा था। सर इस बार का पेपर मतलब हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज में कराया, अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे तो टेस्ट सीरीज से ही आ रहे होंगे। दूसरा पॉइंट आप देखोगे सर तो आप देखोगे ना अपने यहाँ लेबल कितना अच्छा किया जाता। फाउंडेशन के जो हम लोग फाउंडेशन में पढ़ाते हैं उसके क्वेश्चन आपको दिखेंगे। और जैसे मोल कॉन्सेप्ट का बुकलेट का डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया, लीटर की जगह डीएम क्यूब लिख दिया और बच्चों को डीएम क्यूब को मतलब मालूम होता है लीटर, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आए हुए। अगर बच्चे ने बुकलेट कर लिया और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कर लिया, मुझे नहीं लगता कि कुछ और करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अपने यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे आउट ऑफ 180 में केमिस्ट्री में तो 100% श्योर हैं, मुझे ऐसा लगता है, अगर बच्चों ने सिली मिस्टेक नहीं किया होगा। थैंक यू सर, थैंक यू डीवाय सर, थैंक यू सो मच। माझ्यासोबत आदरणीय प्रशांत सर आहे। प्रशांत सर प्लीज आजच्या पेपरचे फीडबॅक सांगा प्लीज। पेपर काफी इजी गया, मतलब मैं ये बोल सकता हूं
कि लातूर ट्यूशन एरिया में सबसे अच्छा जो स्कोर आएगा केमिस्ट्री का वो आरसीसी से ही आने वाला है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि 1-2 आएगा, बल्क में रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जितना हम लोगों ने टीम आरसीसी में प्रयास किया है, मैं तो ये देख पा रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन जो है जो हमने मॉक टेस्ट में दिया था, जो टेस्ट सीरीज में दिया था, वही क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है, पूरे क्वेश्चन वही है। थँक यू प्रशांत सर. माझ्यासोबत आदरणीय मयंक सर पण आहेत. मयंक सर प्लीज. तो आज का जो हमारा नीट का एग्जाम रहा है वो बहुत ही इजी आरसीसी के बच्चों के लिए जाएगा। रिस्पेक्टेड मोटेगांवकर सर की गाइडेंस में जो टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन बनाए थे, जो मॉक टेस्ट से क्वेश्चन बनाए थे, एज इट इज क्वेश्चन बनाए हैं। लोग कहते हैं कि मोटेगांवकर सर पर भगवान पांडुरंग की साक्षात कृपा है, और ये हर बार जितनी बार एग्जाम होता है उतनी बार ये प्रूव हो जाता है कि जो एम सर कहते हैं वही होता है। एक क्वेश्चन ऐसा है लेसिंग टेस्ट का, जो सर ने राउंड मारते हुए कहा है कि मुझे ऐसा स्वप्न आ रहा है कि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, और वाकई में वो आया है। तो ये साक्षात भगवान पांडुरंग की कृपा है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा आज के पेपर के बारे में कि डेफिनेटली आरसीसी टीम जो है उसने रॉक कर दिया। हमारे बच्चे भी रॉक करने वाले, पूरे ट्यूशन एरिया में, अक्खा महाराष्ट्र में हमारा जो रिजल्ट है वो नंबर 1 रहने वाला है। जैसे हर बार रहता है, इस बार भी अच्छा रहने वाला है। पेपर पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा आसान था, और मैक्सिमम जो मैंने अभी क्वेश्चन देखे हैं, अभी हम एनालाइज करने पे लगे हुए हैं पूरी आरसीसी टीम, मैक्सिमम अगर 17 क्वेश्चन आए तो उसमें से 12, 13, 14 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के हमारे टेस्ट सीरीज से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। मजा आ गया। ग्रेट. अब नीट परीक्षा लीक के गुनहगारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं संकट काल में ईंधन बचाने के लिए पीएम मोदी की अपील का असर भी दिख रहा है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ तक मंत्री अपने अपने तरीके से बचत मंत्र में शिरकत कर रहे हैं। दिल्ली से दिलचस्प तस्वीरें सामने आई, जहां रेखा गुप्ता सरकार आज मेट्रो मंडे बना रही है। दिल्ली की सीएम से लेकर मंत्री तक मेट्रो से दफ्तर पहुंचे। कार की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल का मैसेज दिया गया। आज दिल्ली के सभी अधिकारी भी इस मुहिम में शामिल हैं। सभी कार पूल कर रहे हैं। इस मिशन के जरिए दिल्ली सरकार 20% ईंधन की बचत करना चाहती है। वेस्ट एशिया में तनाव के बाद जो हालात बने हैं उसे देखते हुए पीएम मोदी ने ईंधन का कम इस्तेमाल करने की अपील की। पीएम मोदी की अपील पर अमल करने के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि वो हर सोमवार को मेट्रो डे मनाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री हर सोमवार को अपनी कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेट्रो से दफ्तर पहुंचेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री ही नहीं, दिल्ली सरकार के सारे अधिकारी भी आज बचत मंत्र की मुहिम में जुटे हैं। कार पूलिंग के सहारे दिल्ली सचिवालय पहुंचे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस मामले में खुद नजीर पेश की। रेखा गुप्ता राजनिवास मार्ग स्थित अपने जन सेवा सदन से कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पहुंची। यहां से वो मेट्रो की वॉयलेट लाइन से आईटीओ स्टेशन तक का सफर तय उन्होंने किया। फिर आईटीओ स्टेशन से दिल्ली सचिवालय पहुंची। मेट्रो के सफर में रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री रविंद्र सिंह इंदिराज भी मौजूद थे। दिल्ली के अपने सभी नागरिकों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब लोग जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ना केवल ये देश के लिए ईंधन की बचत करेगा, बल्कि हमारे इस दिल्ली शहर के लिए तो ये बेहद ही जरूरी है। आज हमने मेट्रो मंडे के नाते जो कॉल दी थी पूरी दिल्ली को, मैं, मेरे साथ में मेरे सभी साथी, मंत्री, विधायक, हमारे अधिकारी, सभी लोगों ने कोशिश करी है कि आज का दिन हम मेट्रो से ट्रैवल करें, प्राइवेट जो व्हीकल है उनको कम से कम इस्तेमाल करें। तो आज इसीलिए हम यहाँ मेट्रो से पहुंचे हैं, और मैं देख रही हूँ कि दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने आज का दिन मेट्रो के माध्यम से ट्रैवल करने का निश्चय किया है। मेरी ओर से सबको बहुत धन्यवाद। दिल्ली सरकार आज मेट्रो डे मना रही है। इसे देखते हुए मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसको ध्यान में देखते हुए डीएमआरसी आज मेट्रो के अतिरिक्त 6 ट्रेन चला रही है। साथ ही मेट्रो आज 24 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। डीटीसी की सभी 6300 बसें आज सड़कों पर उतरी हैं। सरकारी कॉलोनियों से कर्मचारियों को मेट्रो स्टेशन तक लाने के लिए 58 बसों को लगाया गया है। दिल्ली के बाकी मंत्री जहां मेट्रो से दफ्तर पहुंचे, वहीं आशीष सूद मेट्रो से ही एक स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे। वो आईएनए से सिविल लाइंस पहुंचे, फिर ई रिक्शा की सवारी की। बाकी तो सचिवालय गए हैं, आप तो आज अपने काम के लिए स्कूलों में भी मेट्रो से ही गए हैं। देखिए, सभी लोग कर रहे होंगे, जिसको जहाँ जहाँ जिसकी अपॉइंटमेंट होगी वही होगी। मैं पहले आईएनए से, सिविल लाइंस ट्रेन से, फिर ई रिक्शा से,
फिर ई रिक्शा से सिविल लाइंस और अब यहाँ से सचिवालय जाऊंगा और शाम को जनकपुरी तक भी संभवतः मेट्रो से ही सफ़र करूंगा, क्योंकि आज की अपील है मेट्रो के माध्यम से। मेरा ये मानना है कि ये हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, इसको पूरा करना देश के हित में है। देश में कोई पेट्रोल का संकट नहीं है, डीजल का संकट नहीं है, मगर देश मजबूत रहे, देश अपने पैरों पर खड़ा रहे, देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सुरक्षित रहे, देश का ऊर्जा संरक्षण के लिए हम भी अपना योगदान दें, इसलिए ये अपील है, ये सहर्ष है। सवाल क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि केवल दिखाने के लिए किया जा रहा है, नाटक है, इससे कुछ होगा नहीं, एक ही दिन फॉलो करते हैं, बाकी दिन देखिए विपक्ष का से आप ये उम्मीद करें कि वो हमारी तारीफ करेगा तो आप ऐसी मुगालता पाल सकती है, मैं नहीं पालता हूँ। अब पीएम मोदी की अपील की बात, सबसे पहले दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा मेट्रो से दफ्तर पहुंचे थे। कपिल मिश्रा ने आज भी मेट्रो की सवारी की। इसी तरह दिल्ली सरकार के एक और मंत्री मनजिंदर सिरसा राजौरी गार्डन से मेट्रो से दफ्तर के लिए रवाना हुए, फिर डीटीसी बस की भी सवारी की। पहले तो ये संकट जब तक है तब तक हम मिलकर इस संकट में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उस पर हम जुड़ेंगे और मेरा भारत, मेरा योगदान उसमें दिखना चाहिए। दूसरा, जैसे ही हम आज मेट्रो में ट्रैवल करें, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने ये कहा कि हम मेट्रो में अब एंजॉय कर रहे हैं, हम पहले गाड़ी में जाते थे, प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद अपने मेट्रो शुरू की, पर हम मेट्रो में ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, हम टाइमली पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को एक नया एक्सपीरियंस भी हुआ है और इसीलिए मेट्रो की फुटफॉल भी बढ़ी है और फीडर बसेस का हमने जगह जगह इंतजाम कर रखा है। अभी भी हम फीडर बस में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जगह जगह इंतजाम किया हुआ है, सरकारी अफसरों के घरों से भी, सरकारी बिल्डिंगों से भी। तो मुझे लगता है कि इससे एक परमानेंटली भी लोगों का बहुत सारा जो है प्रैक्टिस मेट्रोस के साथ जुड़ जाएगी। सर, जैसे कि आज सब लोग मेट्रो से आ रहे हैं, पेट्रोल का दाम भी ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे रोज़ ही पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, ऐसे में आप क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? हम सब मिलकर यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमें फ्यूल को कम खर्च करना चाहिए। फ्यूल के साथ फॉरेन एक्सचेंज जुड़ी हुई है और जितना हम फॉरेन एक्सचेंज को कम इस्तेमाल करेंगे उसी से फ्यूल के प्राइसेस भी जब जरूरत कम पड़ेगी। केवल दिल्ली सरकार ही नहीं, यूपी सरकार भी बचत मंत्र में पूरी तरह जुट गई है। यूपी के सीएम योगी पहले ही मंत्रियों के काफिले में 50% कटौती का आदेश दे चुके हैं। यूपी के सभी मंत्रियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन मेट्रो या बस से चलने को कहा गया है। यूपी सरकार सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाएगी। खुद योगी इस आदेश पर अमल कर रहे हैं। आज योगी के काफिले में गाड़ियों की संख्या घट गई है। लखनऊ में सीएम योगी के काफिले में सिर्फ 6 गाड़ियां नजर आई। अब तक सीएम योगी के काफिले में करीब 18 गाड़ियां हुआ करती थी। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आज 2 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले। लखनऊ में ब्रजेश पाठक इलेक्ट्रिक कार से बाहर निकलते नजर आए। अपील के बाद कि पेट्रोल और डीजल की हमको बचत करनी है, यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सिर्फ और सिर्फ 2 गाड़ियों के काफिले के साथ बाहर निकल रहे हैं। एस्कॉर्ट गाड़ी, यहां पर आप देखिए एक एस्कॉर्ट गाड़ी है और अगर आप ठीक पीछे नजर डालेंगे तो ब्रजेश पाठक यूपी सरकार के डिप्टी सीएम आपको जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होता है, ईवी होता है, इसमें आपको नजर आ जाएंगे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यह अपील की है उसके बाद सभी मंत्रियों को इस तरीके का काम करना चाहिए, पेट्रोल और डीजल की बचत करनी चाहिए और इसीलिए आप देखिए कि ब्रजेश पाठक फिलहाल यहां से निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी कि ग्रीन जो उनकी नंबर प्लेट है वो फिलहाल उस तरीके से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री का सीधा असर नजर आ रहा है। सर, प्रधानमंत्री की अपील का सीधा असर नजर आ रहा है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रदेश की जनता से, देश की जनता से आह्वान किया है, हम सब कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर, आह्वान पर सभी लोग पेट्रोलियम पदार्थों का, डीजल पेट्रोल का उपयोग कम से कम करें। अपने फ्लीट खत्म कर दी है। एक गाड़ी है, ये भी मेरे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है और एक गाड़ी में हमारे जो सहयोगी सुरक्षाकर्मी चलते हैं वो लोग हैं, उसी में स्टाफ भी है। और मैं प्रदेश के लोगों से भी अपील करता हूं सब लोग प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ऐसा ही करें और वैश्विक संकट से निपटने में भारत प्रधानमंत्री जी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। 10 गाड़ियां पहले थी, अब 2 गाड़ियां हैं। देखिए, एक गाड़ी तो मेरी, एक गाड़ी में हमारे सहयोगी जो स्टाफ के लोग होते हैं, कभी कोई काम पड़ जाए तो दस्तखत मोहर फोन फान करने वाले। पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड पे है। पूरी तरह से विभाग हमारा ऑनलाइन मोड पे है और सभी बैठ के हमने ऑनलाइन किया है और बहुत आवश्यक है तो फिजिकल 1-2 लोगों को बुला लेते हैं। बहुत आवश्यक हो तभी बुलाया जाता है, बाकी कभी किसी को नहीं बुलाया जाता है। ये कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, जो एक गाड़ी से चल रहे हैं, एक गाड़ी का एस्कॉर्ट रखे हुए हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चलते हैं, नंबर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ग्रीन प्लेट इसमें लगी हुई है, तो आप समझिए कि जो
संदेश होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे आता है। तो प्रधानमंत्री की अपील के बाद अगर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम इस तरीके से चल रहे हैं, अपने काफिले को उन्होंने आधे का भी आधा कर दिया है, तो आप सोचिए इसका सीधा असर न सिर्फ आम जनता तक पड़ेगा, अफसरों पर पड़ेगा, नेताओं पर पड़ेगा, और पेट्रोल की और डीजल की जो बचत का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उसका सीधा असर ग्राउंड जीरो पर लखनऊ में नजर आ रहा है। बड़ी खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस के होटल बिट्ठल में भीषण आग लग गई है। आग होटल के कई फ्लोर पर फैल चुकी है। आग इतनी जबरदस्त है कि लपटें दूर से ही देखी जा सकती हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची तो आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। आग की वजह से होटल में अफरा तफरी मच गई है। जिसको जैसे मौका मिला वो वैसे होटल से बाहर की तरफ भागा। बड़ी खबर लखीमपुर से है, जहां पीलीभीत बस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारियों से भरी टाटा मैजिक के आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई है। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और हाईवे पर लंबा जाम लग गया।